हेलो एवरीवन, क्लास 10 का चैप्टर 12 कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 12 विद्युत। सो इसके लास्ट वीडियो में हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 11 तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, इसके पार्ट से आगे। सो क्वेश्चन 12 का फर्स्ट पार्ट, समान पदार्थ के दो तारों में, समान पदार्थ जो है वो समान है, समान पदार्थ के दो तार दिए हुए हमें, दो तारों में यदि एक पतला व दूसरा मोटा हो, दो तार दिए हुए, ठीक है, एक है पतला और एक है मोटा, ठीक है, मोटा हो, तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी? तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी? इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी? विद्युत धारा जो है वो किसमें आसानी से प्रवाहित होगी? जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत जो है वो समान लगाया हमने, ठीक है, बैटरी एक ही है, समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया गया हो, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया गया हो। और ऐसा क्यों होगा, किया गया है, और आंसर में लिखेंगे हम क्यों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहे हैं, वो दो तार है, ठीक है, एक तार है पतला और एक तार है मोटा। तो जो तार पतला होगा, ठीक है, इसका मतलब उसका क्षेत्रफल भी कम है, ठीक है, तो हम लिखेंगे पतले तार का क्षेत्रफल मोटे तार की अपेक्षा कम होगा, मोटे तार की अपेक्षा कम होगा। अब क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो है वो कम होगा, तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स कि अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये हमने अभी किया था लास्ट वीडियो में कि जो क्या होता है, R प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो इसका मतलब ये कि अगर जो मोटे तार का क्षेत्रफल अगर ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा। तो इसका मतलब मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा, मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा। और प्रतिरोध का क्या रोल होता है? प्रतिरोध क्या करती है? प्रतिरोध जो है क्या है, पदार्थ का वह गुण है जो किसी चालक में क्या करेगा, विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। तो अगर प्रतिरोध कम है तो क्या होगा, तो इसी कारण अतः मोटे तार में विद्युत धारा ज्यादा होगी, मोटे तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी क्योंकि उसका प्रतिरोध कम है, ठीक है, आसानी से प्रवाहित होगी। मीन्स किसी भी चालक में अगर जो प्रतिरोध जो है वो कम होगा तो उसमें क्या होगा, विद्युत धारा क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो विद्युत धारा क्या होगी, कम होगी, ठीक है, आसानी से प्रवाहित होगा। सो इसमें क्या किया हमने कि तार जो है, अगर क्या है कि मोटा तार है तो उसका क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा होगा, और क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो इसका मतलब उसका प्रतिरोध कम होगा, और क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है तो इसका मतलब क्या है, किसी विद्युत धारा क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर क्या होता है, V/I। तो अगर जो प्रतिरोध कम है तो ये क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो ये क्या होगी, विद्युत धारा क्या होगी, कम होगी, राइट। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1। पार्ट 2,
सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट है इसका, मान लें किसी विद्युत अवयव के बीच, मान लें किसी विद्युत अवयव, मान लें किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच, दो सिरों के बीच विभवांतर को आधा कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है, तब भी इसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब भी इसका प्रतिरोध जो है वो कांस्टेंट ही है, इसका प्रतिरोध चेंज नहीं हो रहा, प्रतिरोध नियत रहता है, मींस कि स्थिर रहता है, नियत रहता है। अब क्वेश्चन है कि तब जो है उस अवयव में से प्रवाहित, उस अवयव में से प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा, में से प्रवाहित विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा, विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा, मीन्स कि वो सेम रहेगा या वो कम हो जाएगी या वो ज्यादा हो जाएगी, में क्या परिवर्तन होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे, ओम का नियम किया था हमने, ठीक है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक का विभवांतर यदि भौतिक परिस्थितियां समान रहें, यदि भौतिक परिस्थितियां समान रहें, तो किसी चालक का विभवांतर विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मीन्स हमने क्या फॉर्मूला किया था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, विभवांतर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ से फॉर्मूला बना था V बराबर IR, जहाँ पे ये क्या था, स्थिरांक था R और इसको हमने नाम दिया था प्रतिरोध। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो ये विभवांतर है, ठीक है, अगर ये कम होगा तो क्या होगा, विद्युत धारा भी कम होगी, और अगर जो विभवांतर ज्यादा होगा तो विद्युत धारा भी ज्यादा होगी। सो आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि अगर विभवांतर को हमने कर दिया हाफ, ठीक है, तो जो ये प्रतिरोध है ये अगर रह रहा है सेम, तो इसमें क्या इफेक्ट होगा, क्या होगा, ये भी आधी हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि यदि चालक के दोनों सिरों के बीच, यदि चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर को, दोनों सिरों के बीच विभवांतर आधा रह जाता है, तो विद्युत धारा का मान भी आधा हो जाएगा, तो विद्युत धारा का मान भी आधा हो जाएगा। जैसे जैसे इसका विभवांतर चेंज होगा वैसे वैसे विद्युत धारा भी
चेंज होगी। दूना हो गया अगर ये, तभी क्या हो जाएगा, दूना हो जाएगा। ठीक है, आधा हो जाएगा। ये था इसका सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट देखेंगे। विद्युत टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे रीजनिंग वाले। विद्युत टोस्टर, थर्ड पार्ट, विद्युत टोस्टरों, जो विद्युत टोस्टर होते हैं घर में यूज करते हैं, और विद्युत इस्त्री प्रेस जो होती है, मतलब टोस्टर प्रेस का जो यूज करते हैं, विद्युत टोस्टर और विद्युत इस्त्री के तापन अवयव मीन्स की हीटिंग जो उसके एलिमेंट होते हैं, तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर, शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? इसके क्या रीजंस है? इसके पॉइंट्स आएंगे। नंबर 1 पॉइंट क्या है? मिश्र धातु में ऐसे कौन से भी वो होती है, प्रॉपर्टीज होती है, गुण होते हैं जो इसके बनाए जाते हैं। तो हम लिखेंगे मिश्र धातु की प्रतिरोधकता, हम लिखी थी लास्ट वीडियो में, रो प्रतिरोधकता, उसके सामान्यता उसके घटक धातुओं से अधिक होती है, ज्यादा होती है इसकी प्रतिरोधकता। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसलिए यह अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। हमें चाहिए कि इसमें जो ऊष्मा है वो क्या है, ज्यादा हो ऊष्मा, ठीक है, हीट हमें चाहिए ज्यादा, तो इसलिए यह अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। हो गया इसका पॉइंट फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, मिश्र धातु का ऑक्सीकरण उच्च ताप पर भी नहीं होता और यह उच्च ताप पर भी नहीं जलती। ऑक्सीकरण नहीं होता इसका, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तब भी। मिश्र धातु का ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण उच्च ताप पर भी नहीं होता। मीन्स की टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाए तो भी इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, ठीक है, खराब नहीं होगा। मीन्स ये ऑक्सीकरण उच्च ताप पर भी नहीं होता और यह पर भी नहीं होता और ये उच्च ताप पर भी नहीं जलती, उच्च ताप पर भी नहीं जलती। थर्ड पॉइंट, इनका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, इनका गलनांक भी क्या होता है, ज्यादा होता है, उच्च होता है। मीन्स ये गलती भी नहीं है ताप जल्दी से, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ पार्ट देखेंगे। किसी विद्युत हीटर की डोरी, हम देखें कि वो कभी क्या होती है, गर्म नहीं होती वो, और प्रकाश भी नहीं देती, ठीक है, लाल भी नहीं होती। ऐसा क्यों? किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त
उत्तप्त का मतलब है गर्म नहीं होती, उत्तप्त नहीं होती, जबकि इसका तापन अवयव, जबकि जिसका ये बना होता है जो फिलामेंट होता है वो गर्म हो जाता है, जबकि इसका तापन अवयव उत्तप्त मतलब गर्म हो जाता है। सो इसका रीजन क्या है, देखिए इसका आंसर तापन अवयव का प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, अभी हमने किया तापन अवयव का प्रतिरोध उच्च होता है, तापन अवयव का प्रतिरोध ज्यादा होता है, ठीक है, उच्च होता है, इसलिए यह उच्च ताप तक गर्म हो जाता है, गर्म भी हो जाता है ये, ठीक है, उच्च ताप तक गर्म हो जाता है तथा प्रदीप्त हो जाता है और प्रकाश देने लगता है, तथा प्रदीप्त हो जाता है और प्रकाश देने लगता है, और प्रकाश देने लगता है। जबकि इसकी डोरी में क्या होता है, दूसरी ओर विद्युत हीटर की डोरी मोटी होती है, विद्युत हीटर की डोरी मोटी होती है। मोटी होती का मतलब क्या है कि इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, और अगर इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, ठीक है। विद्युत हीटर की डोरी मोटी होती है, तथा इसका प्रतिरोध कम होता है, इसका प्रतिरोध कम होता है। यह कुछ गर्म जरूर होती है, कुछ गर्म जरूर होती है, परंतु यह चमकती नहीं है और प्रकाश भी नहीं देती, परंतु यह चमकती नहीं है और प्रकाश भी नहीं देती, राइट। तो यहाँ तक हो गए इसके पार्ट डी पार्ट तक हो गए। पार्ट ई, पांचवा पार्ट, फिफ्थ पार्ट है विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है। ई पार्ट, विद्युत लैंप देखे होंगे हमने, विद्युत लैंपों का जो तंतु होता है, फिलामेंट जो होते हैं विद्युत लैंप के अंदर, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम। विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में एकमात्र टंगस्टन का उपयोग करते हैं। टंगस्टन एक धातु है, टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। सो इसका आंसर क्या आएगा, नंबर 1 पॉइंट्स है इसके। फर्स्ट पॉइंट है इसकी प्रतिरोधकता जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, इसकी प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा और वही प्रकाश वाला पॉइंट आ जाएगा। इसकी प्रतिरोधकता बहुत
बहुत अधिक कितनी होती है 5.20 गुणा 10⁻⁸ ओम मीटर, बहुत अधिक होती है। नंबर 2 पॉइंट, इसका गलनांक भी बहुत अधिक होता है कि गलनांक जो है अगर ज़्यादा हो तो क्या होगा, ये गलेगा नहीं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होता है, इसका गलनांक भी अधिक होता है। गलनांक होता है इसका 3380 डिग्री सेल्सियस तक इसका होता है गलनांक। और फिर तीसरा पॉइंट क्या है, यह सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता, यह सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता। और फोर्थ पॉइंट आ जाएगा इसका, जब इसे 2700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, 27 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो यह ऊष्मा और प्रकाश देने लगता है, तो यह ऊष्मा व प्रकाश देने लगता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो बल्ब होते हैं, लैंप होते हैं, ठीक है, इसका जो तंतु है उसमें किसका उपयोग करते हैं, टंगस्टन का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो ये गुण होते हैं इसके, इसलिए। लास्ट है आपका 6वां पार्ट, 6 पार्ट है। सिक्स पार्ट देखेंगे। विद्युत संचारण के लिए जो इसकी वायर्स होती हैं, जो इसकी तो उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। कॉपर की वायर्स होती है या फिर एल्यूमिनियम की वायर्स होती हैं, तो ऐसा क्यों। एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। देखेंगे इसके रीजंस क्या क्या है। नंबर 1, यह विद्युत के सुचालक होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यह विद्युत के सुचालक होते हैं, यह विद्युत के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यह विद्युत के सुचालक होते हैं। सेकंड पॉइंट, इनकी प्रतिरोधकता कम होती है, रेजिस्टिविटी जो है वो कम होती है, रेजिस्टेंस कम होगी तो क्या होगी, विद्युत धारा क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इनमें विद्युत धारा अधिक ऊर्जा हानि के बिना सरलता से प्रवाहित हो जाती है, सरलता से प्रवाहित हो जाती है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। थैंक यू सो मच।